हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 15th लेक्चर या कह लीजिए 15th पार्ट है ऑफ आवर 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज। ये जो हमारे 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, इस पे आज मेरा 15th लेक्चर है। ठीक है, अभी तक जो हमने वीडियोस मैंने जो अपलोड किए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यूज के, वो थे ऑन द सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आज से मैं जो एमसीक्यू अपलोड करने जा रही हूँ वो अपलोड करूंगी ऑन द सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, और एक बात और साथ में कहना चाहती हूँ कि भले ही आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप बीकॉम सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, ठीक है, आपको एमसीक्यू तो लगाना है। ठीक है, एमसीक्यू लगाना है, लेकिन इसके साथ ही जो बेसिक कॉन्सेप्ट है किसी भी टॉपिक का, जैसे जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसके जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं उनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर रखना है। ठीक है, वो किसी भी बुक से या किसी भी वीडियो से जरूर पहले पढ़िएगा, उसके बाद एमसीक्यू लगाइएगा। इसका फायदा ये होगा कि क्वेश्चन चाहे जितना भी घुमा के पूछा जाए, जितना भी ट्विस्ट करके पूछा जाए, देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछे जाएंगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। ठीक है, तो क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछे जाने हैं, वो पक्का कुछ ट्विस्ट करके पूछे जाएंगे। तो अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है देन यू कैन वेरी इजीली आंसर, आप आसानी से आंसर कर पाएंगे। इसीलिए मैं भी क्या करती हूँ, मैं भी ये एमसीक्यू सीरीज लाने से पहले मैंने ये जो सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग का, इसका पूरा सिलेबस कवर किया है। इसलिए आपको मेरे चैनल पे कॉस्ट अकाउंटिंग की आपको एक सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें मैंने अप्रोक्सीमेटली 24 लेक्चर्स में पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस कवर किया है। तो मैं जरूर चाहूंगी कि आप ये एमसीक्यू भी लगाएं, बट उसके साथ आप वो जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनसे अपना पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस भी कवर करें। राइट, तो फिर चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मुझे एक बात और कहनी है कि अगर मेरे इस लेक्चर से आप अगर कुछ नॉलेज गेन करें, आपका कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और अगर आपके ये 30 मिनट, मेरा लेक्चर अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट का होगा, अगर मेरे जो ये 30 मिनट के लेक्चर हैं इससे आपका टाइम न वेस्ट हुआ हो, तो इस लेक्चर को लाइक करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक, तो फिर चलिए अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन है, इन प्रोसेस कन्वर्जन कॉस्ट मीन्स कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, एट कॉस्ट नहीं ऑल कॉस्ट अप टू द प्रोडक्ट रीचिंग द कंज्यूमर लेस डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, ये चार ऑप्शन आपको दिए हैं। आपको बताना है कि कन्वर्जन कॉस्ट मतलब क्या होता है, किसी प्रोसेस में कन्वर्जन कॉस्ट मींस क्या होता है इन चारों ऑप्शन में से। ठीक है, तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा कन्वर्जन कॉस्ट के बारे में बता देती हूँ। ये जो टर्म है ना कन्वर्जन कॉस्ट, इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, आप खुद आंसर कर लेंगे। कन्वर्जन कॉस्ट बेसिकली क्या होता है, देखिए वैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, कन्वर्जन यानी कन्वर्ट करने में। ठीक है, कन्वर्जन कॉस्ट इज ऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, यानी वो सारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एक्सेप्ट द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल की कॉस्ट को छोड़ करके और बाकी जितने भी खर्चे आते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन कॉस्ट, इसको कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, या चलिए दूसरे शब्दों में बता रही हूँ, कन्वर्जन कॉस्ट क्या होता है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड ऑल द ओवरहेड एक्सपेंसेस, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और इसके अलावा जितने भी ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं। ओवरहेड एक्सपेंस मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, ओवरहेड कहते हैं ना इसे। तो डायरेक्ट लेबर, मैं एक बार लिख देती हूँ इसे, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, और जितने भी ओवरहेड के एक्सपेंस हैं, ओवरहेड के एक्सपेंस हैं जितने भी इनकर होते हैं फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड। ठीक है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट होने में, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट होने में जो भी डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और जो भी ओवरहेड के खर्चे आते हैं, यानी जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे आते हैं, इनको कहा जाता है कन्वर्जन कॉस्ट। तो अब आप खुद बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए इसमें रॉ मटेरियल का खर्चा नहीं है, बाकी सारे एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, एट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, एट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लेवल द फॉलोइंग इज ट्रू। ईओक्यू, ये ईओक्यू का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और वन ऑफ माय फेवरेट, कॉस्ट अकाउंटिंग का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ईओक्यू, जिसको कहते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो सवाल है, एट द ईओक्यू लेवल द फॉलोइंग इज ट्रू। ईओक्यू पे ये
बातें सही हैं। पहला, ऑर्डरिंग कॉस्ट मिनिमम होती है, कैरिंग कॉस्ट मिनिमम होती है, ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट इक्वल होती है एंड परचेज प्राइसेस मिनिमम। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है ईओक्यू पे क्या करेक्ट है। ठीक है, तो पहले मैं आपको थोड़ा सा ये जो टर्म है ई ओ क्यू, इसका मतलब है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। ठीक है, ये जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, वर्ड क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, यानी ये वो ऑर्डर क्वांटिटी है, यानी कंपनी को इतना क्वांटिटी ऑर्डर करना चाहिए एक बार में। ठीक है, जब भी कंपनी रॉ मटेरियल खरीदती है तो उसको इतनी क्वांटिटी एक बार में ऑर्डर करनी चाहिए ताकि उसे इकोनॉमिकल पड़े। ठीक, इसका नाम क्या है, ई ओ क्यू, यानी वो क्वांटिटी कंपनी को ऑर्डर करनी चाहिए। ठीक है, वो क्वांटिटी ऑर्डर करनी चाहिए जो कंपनी को इकोनॉमिकल पड़े। ठीक, या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ईओक्यू इज दैट ऑर्डर क्वांटिटी विच मिनिमाइज द टोटल ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, रॉ मटेरियल जब ऑर्डर किया जाता है तो दो तरीके के खर्चे आते हैं, एक आता है ऑर्डरिंग कॉस्ट और एक आता है कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, तो ईओक्यू वो ऑर्डर क्वांटिटी है जिससे जो टोटल आए, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का जो टोटल आए, दैट इज मिनिमम। ठीक है, वो लेवल होता है ईओक्यू का। तो दो टर्म का जो सम है वो मिनिमम कब होगा, वो मिनिमम तब होगा जब वो दो टर्म बराबर होंगे। ठीक है, किसी भी दो टर्म का जो सम है, हमने मैथ्स में पढ़ा है, किसी भी दो टर्म का सम मिनिमम कब होगा, जब वो दोनों टर्म बराबर होंगे, यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट जब बराबर होंगे। ठीक है, तभी इनका सम मिनिमम होगा और यही होता है ईओक्यू में। ठीक है, तो यानी आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन अ डायरेक्ट वर्कर, एक डायरेक्ट वर्कर है, इसको अगर पे किया जाता है मंथली फिक्स सैलरी बेसिस पे, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, अगर कोई डायरेक्ट वर्कर है, इसे मंथली फिक्स सैलरी बेसिस पे किया जाता है, तो क्या चीज सही है, देयर इज नो आइडल टाइम लॉस्ट, देयर इज नो आइडल टाइम कॉस्ट, आइडल टाइम इज सेपरेटेड एंड ट्रीटेड एज ओवरहेड, द सैलरी इज फुल्ली ट्रीटेड एज फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको, देखिए आंसर में आइडल कॉस्ट के बारे में, सॉरी आइडल टाइम के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं चलिए आपको आइडल टाइम के बारे में बता देती हूँ। ये जो आइडल, आइडल मतलब क्या होता है, बेकार, फालतू। ठीक है, तो आइडल टाइम क्या होता है, आइडल टाइम वो बेकार टाइम होता है इन विच द वर्कर इज नॉट डूइंग एनीथिंग, वो खाली समय। ठीक है, जिस समय वर्कर काम नहीं कर रहा है। आइडल टाइम बेसिकली एम्प्लॉयर के लिए एक लॉस ऑफ टाइम है, जिसके लिए एम्प्लॉयर पे तो कर रहा है लेकिन उसको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। ठीक है, उस समय वर्कर काम नहीं कर रहा है, दैट इज कॉल्ड आइडल टाइम। आइडल टाइम के रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे शायद सपोज करिए मशीन ब्रेक डाउन हो गया है, या पावर फेलियर हो गया है, या इंस्ट्रक्शन, वर्कर जो है इंस्ट्रक्शन का वेट कर रहा है, या वर्कर का टी ब्रेक हुआ है, चाय का ब्रेक हुआ है, लंच का ब्रेक हुआ है। ठीक है, तो चाहे जितनी प्लानिंग कर ले, जितनी कंट्रोलिंग कर ले, आइडल टाइम होगा ही। ठीक है, कोई भी 8 घंटे पूरा काम नहीं कर सकता है। ठीक है, तो देयर मस्ट बी सम आइडल टाइम। तो अगर किसी वर्कर को मंथली फिक्स सैलरी मिल रही है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि यहाँ पर देयर इज नो आइडल टाइम कॉस्ट। इसका मतलब यही हुआ ना, आइडल टाइम की कॉस्ट होती है। ठीक है, तो अगर किसी वर्कर को मंथली फिक्स सैलरी मिल रही है, यानी देयर इज नो आइडल टाइम कॉस्ट, यानी आइडल टाइम को उस कंपनी में इग्नोर किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे दिया है देयर इज नो आइडल टाइम लॉस, तो ऐसा होगा ही नहीं, आइडल टाइम तो होता ही है, कोई भी 8 घंटे कंप्लीट काम नहीं कर सकता है। एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाने में समय लगता है, जो टूल्स हैं, मशीनरीज हैं, उनको सेट करने में समय लगता है, तो ये सारा ही जो टाइम होता है ना, दैट इज आइडल टाइम, इसको आइडल टाइम कहते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 4, द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस एज पर CAS 10। ये वर्ड आपके लिए शायद नया होगा, CAS 10। ठीक है, तो सवाल क्या है कि डायरेक्ट एक्सपेंस का एग्जाम्पल एज पर, ये है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, डायरेक्ट एक्सपेंस का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है। पहला क्या है, स्पेशल रॉ मटेरियल
जो है विच इज अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट, कुछ स्पेशल रॉ मटेरियल है जो एक इम्पॉर्टेंट, सब्सटेंशियल मतलब इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्राइम कॉस्ट का वो, या ट्रेवलिंग एक्सपेंस टू साइट, या ओवर टाइम चार्जेस पेड टू डायरेक्ट वर्कर टू कंप्लीट वर्क बिफोर टाइम, या कैटलॉग ऑफ प्राइस ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 डायरेक्ट एक्सपेंस का एग्जाम्पल इसमें से कौन सा है। ठीक है, तो हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़े थे, याद है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे मेरी सेपरेट वीडियो है, तो मैंने वहां पे बताया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो रूल रेगुलेशन होते हैं, वो प्रिंसिपल होते हैं, वो गाइडलाइन होते हैं जो हेल्प करते हैं इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कंपनीज अकाउंट। कंपनी के जितने भी अकाउंट है, चाहे कॉस्ट रिलेटेड डेटा है या फाइनेंशियल डेटा है, उन सबको मेंटेन करना, ठीक है, उन सबको प्रिपेयर करना, प्रेजेंट करना, उनसे रिलेटेड रूल रेगुलेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में होते हैं। ठीक है, ऐसे ही फाइनेंशियल का हमने सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा था, कॉस्ट से रिलेटेड सेपरेट गाइडलाइन है जिसको हम CAS कहते हैं। तो इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग 10 जो है दैट इज रिलेटेड विद डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है वो डायरेक्ट एक्सपेंस से रिलेटेड है। तो उसमें बताया गया है कि डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या चीजें आती हैं। तो चलिए एक बार मैं आपको ऑप्शन ए बताती हूँ। ये ऑप्शन ए क्या है, स्पेशल रॉ मटेरियल है जो प्राइम कॉस्ट का इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये जो है ना, दिस इज डायरेक्ट मटेरियल, दिस इज नॉट डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, फिर ऑप्शन सी एक बार देखते हैं। ऑप्शन सी क्या है, ओवर टाइम चार्जेस अगर वर्कर को पे किया जा रहा है वर्क कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या है, ये डायरेक्ट लेबर का या इनडायरेक्ट लेबर का खर्चा है, डिपेंड करता है ये किस टाइप का जॉब है। ठीक है, तो ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। अगला जो खर्चा है वो क्या है, कैटलॉग ऑफ प्राइस ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। फिनिश प्रोडक्ट की एक कैटलॉग ऑफ प्राइस है, तो ये जो है ना सेलिंग ओवरहेड का खर्चा है, सेलिंग का इनडायरेक्ट का खर्चा है। ठीक है, तो इनमें से तो कोई नहीं है डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस है आपका ट्रेवलिंग एक्सपेंस टू साइट। ठीक है, साइट तक ट्रेवल करने में जो खर्चा है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस। ये तीनों जो अगले हैं ये डायरेक्ट एक्सपेंस के एग्जांपल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ना, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैं अपने चैनल के बारे में भी आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। मेरे चैनल पर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन सारे ही सब्जेक्ट की सीक्वेंस में कंप्लीट लेक्चर वीडियो सीरीज मिलती है। आप एक बार मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा। ठीक है, जिसको मैंने बहुत डिटेल में विद नोट्स एंड न्यूमेरिकल पढ़ाया है। तो इसका फायदा उठाइए, खुद भी पढ़िए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, तो मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और जो नीचे नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस करिएगा, सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। राइट, तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 5th। द फॉलोइंग इज नॉट ट्रीटेड एज एन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। ये आपको कुछ दिए गए हैं ओवरहेड्स, आपको बताना है इसमें से कौन सा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड नहीं है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, ये जो टर्म है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ये होता क्या है बता देती हूँ। देखिए, ओवरहेड मतलब होता है इनडायरेक्ट खर्चे, जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं, चाहे इनडायरेक्ट मटेरियल, चाहे इनडायरेक्ट लेबर, चाहे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट इज कॉल्ड ओवरहेड। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, ओवरहेड क्या होता है, ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट, चाहे इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो मैन्युफैक्चरिंग का इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस इसमें से कौन सा नहीं है, आपको ये बताना है। ठीक, तो ये जो ल्यूब्रिकेंट, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है ल्यूब्रिकेंट। तो ल्यूब्रिकेंट क्या होता है, दिस इज एन इनडायरेक्ट मटेरियल। मशीन्स में ल्यूब्रिकेंट, ऑयल, ग्रीस लगता है ना, तो इट इज एन इनडायरेक्ट मटेरियल। जो कॉटन वेस्ट है, दिस इज ऑल्सो एन इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, अगला क्या है, अपोर्शन्ड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। जो एडमिनिस्ट्रेशन या कह लीजिए ऑफिस ओवरहेड है, इसको अपोर्शन किया जाता है डिफरेंट डिपार्टमेंट पे। ठीक है, तो ये क्या है, ये अपोर्शन किया जा रहा है, तो इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। ये भी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का पार्ट है। ठीक है, बट ये जो 4th ऑप्शन है, ये क्या है, नाइट शिफ्ट अलाउंसेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर ड्यू टू जर्नल वर्क प्रेशर। ठीक है, अगर कुछ नाइट शिफ्ट अलाउंसेस या कह लीजिए ओवर टाइम अगर पे किया जाता है, ठीक है, क्योंकि कस्टमर को शायद वर्क टाइम पे चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए वर्कर को ओवर टाइम या नाइट अलाउंसेस पे की जाती है, तो दिस इज अ डायरेक्ट चार्ज।
एक बात याद रखिए, जो भी नाइट अलाउंसेस या जो ओवर टाइम पे किया जाता है, इट इज अ डायरेक्ट चार्ज अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर जॉब। उस जॉब के अगेंस्ट इसे डायरेक्ट चार्ज किया जाता है, तो इट इज नॉट पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का पार्ट नहीं है, इट इज अ डायरेक्ट चार्ज। ये जो चौथा है ये डायरेक्ट चार्ज है, बाकी ये तीनों इनडायरेक्ट है, ठीक। आगे चलिए बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज एप्लीकेबल टू, ये जो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है ये कहाँ पे अप्लाई होती है? हॉस्पिटल में, सिनेमा में, ट्रांसपोर्ट में, कि सब में? ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के बारे में, फिर आप अपने आप ही आंसर कर लेंगे। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या होती है? दिस इज वन ऑफ द मेथड ऑफ कॉस्टिंग। ये एक मेथड है कॉस्टिंग का जिसमें हम कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। जिसमें हम उन ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड सर्विस, ठीक है। मैंने बताया था दो टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, या तो प्रोडक्ट बेस्ड जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती हैं जहां पे प्रोडक्शन हो रहा होता है गुड्स का, या दूसरे टाइप के जहां पे सर्विस प्रोवाइड हो रही है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग वो मेथड ऑफ कॉस्टिंग है जिसे अप्लाई किया जाता है उन इंडस्ट्रीज में सर्विस की कॉस्ट निकालने के लिए, जो सर्विस प्रोवाइड करती है। जहां पे प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, जहां पे सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, तो सर्विस की कॉस्ट निकालने के लिए हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यूज करते हैं, ठीक है। तो अब बताइए हॉस्पिटल में क्या बन रहा है? हॉस्पिटल में सर्विस कुछ बन नहीं रहा है, हॉस्पिटल में सर्विस प्रोवाइड हो रही है। जो सिनेमा है वहां सर्विस प्रोवाइड हो रही है, ट्रांसपोर्ट में सर्विस प्रोवाइड हो रही है, यानी आंसर क्या है? ऑप्शन डी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बैच कॉस्टिंग इज अप्लाइड इफेक्टिवली इन द फॉलोइंग सिचुएशन। बैच कॉस्टिंग कहाँ पे अप्लाई की जाती है? पेपर मैन्युफैक्चरिंग में, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में, डिजाइनर क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग में, ऑयल रिफाइनरी में, कहाँ पे अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बैच कॉस्टिंग के बारे में बता देती हूँ, फिर मुझे पता है आप खुद ही आंसर कर लेंगे। बैच कॉस्टिंग क्या होता है? वैसे ये जो जितने भी ये मेथड ऑफ कॉस्टिंग है इन पे भी मेरी सेपरेट वीडियो है। मेथड ऑफ कॉस्टिंग मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, एक बार आप देख सकते हैं। तो मेथड ऑफ कॉस्टिंग में मैंने बताया था बैच कॉस्टिंग क्या होती है। तो बैच कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग, ये यूज किया जाता है उन कंपनीज में, उन फर्म्स में जहां पर आइडेंटिकल, ध्यान से सुनिएगा, जहां पे आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बन रहे हो, ठीक है, आइडेंटिकल कंपोनेंट्स बन रहे हो इन लार्ज क्वांटिटी एट वन टाइम। यानी एक बार में जहां पे लार्ज क्वांटिटी में सिमिलर प्रोडक्ट, आइडेंटिकल प्रोडक्ट बन रहे हो, वहां पर बैच कॉस्टिंग यूज होती है। वहां पे जो कॉस्ट निकाली जाती है वो एक एक प्रोडक्ट की नहीं, वहां पे लॉट में, बैचेस में कॉस्ट निकाली जाती है, ठीक है। यहाँ पे सारे प्रोडक्ट एट अ टाइम एक बार में बन रहे हैं बैचेस में, तो यहाँ पे बैच की कॉस्ट निकाली जाती है। यहाँ पे 10 का या 20 का या 50 का ऐसे बैचेस बने होते हैं और प्रोडक्ट बैचेस में बन रहा होता है, और यहाँ पे जो कॉस्ट निकाली जाती है वो बैच की कॉस्ट निकाली जाती है, ठीक। चलिए अब ऑप्शन देख लेते हैं। ये जो पेपर मैन्युफैक्चरिंग है, पेपर मैन्युफैक्चरिंग में जो कॉस्ट निकाली जाती है वो यहाँ पर जो होता है प्रोसेस कॉस्टिंग यूज होता है। जो पेपर मैन्युफैक्चरिंग है यहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग यूज होता है फॉर डिटरमाइनिंग द कॉस्ट, ठीक है। अगला है डिजाइनर क्लोथ। डिजाइनर क्लोथ अगर बनाए जा रहे हैं तो इट इज अ जॉब कॉस्टिंग, ये जॉब कॉस्टिंग है। यहाँ पे क्या है, हर प्रोडक्ट यूनिक होता है, जो डिजाइनर क्लोथ्स होते हैं वो तो यूनिक होते हैं, तो वो जॉब कॉस्टिंग है। ऑयल रिफाइनिंग, ऑयल रिफाइनिंग इज अ प्रोसेस कॉस्टिंग, यहाँ क्योंकि ये कई स्टेप से गुजर करके इन प्रोडक्ट पे पहुंचता है, तो यहाँ पर प्रोसेस कॉस्टिंग यूज होती है, ठीक है। लेकिन जो ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग है, जो मेडिसिन बन रही होती हैं, वो लॉट्स में बनती हैं, ठीक है, बैचेस में बनती है, तो वहां पर हम बैच कॉस्टिंग यूज करते हैं, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। अगले क्वेश्चन देखते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के कंटेक्स्ट में वर्क कंप्लीटेड, मेरी पेन कहाँ गई, हाँ, वर्क कंप्लीटेड एंड नॉट येट सर्टिफाई विल बी शोन एज। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में वर्क जो कंप्लीट हो गया है लेकिन सर्टिफाई नहीं हुआ है, इस वर्क को कैसे शो किया जाएगा? एट कॉस्ट प्लस 2/3 ऑफ द नोशनल प्रॉफिट अंडर कंप्लीटेड वर्क, एट कॉस्ट प्लस नोशनल प्रॉफिट लेस रिटेंशन मनी अंडर कंप्लीटेड वर्क, एट कॉस्ट अंडर कंप्लीटेड वर्क, एट कॉस्ट अंडर WIP यानी वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, ठीक है। तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो जब हमने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने वहां पे आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बताया था, याद आ रहा है? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बताया था मैंने आपको। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्या होता है? एक सेपरेट अकाउंट ओपन किया जाता है हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए,
ठीक है। और इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को डेबिट किससे करते हैं? इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को डेबिट किया जाता है विद ऑल द एक्सपेंसेस, ऑल द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, जो भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर आते हैं उनसे डेबिट किया जाता है। ठीक है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड डायरेक्ट या इनडायरेक्ट खर्चे आते हैं उससे डेबिट किया जाता है। और क्रेडिट किससे किया जाता है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से। जितनी भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिलेगी ऑन द कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसे क्रेडिट किया जाता है। और फिर इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, जो बैलेंसिंग फिगर होता है, वो होता है प्रॉफिट लॉस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जिसे पीएल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक, तो कॉन्ट्रैक्ट के केस में हमने एक वर्ड मैंने आपको वहां पे बताया था, सर्टिफाई, वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड, ये वर्ड हमने सुना था ना वहां पे। तो वर्क सर्टिफाइड का क्या मतलब होता है? वो वर्क विच इज अप्रूव्ड बाय कॉन्ट्रैक्टी, वो वर्क जिसे जो कॉन्ट्रैक्ट सॉरी नॉट कॉन्ट्रैक्टी, कॉन्ट्रैक्टी इज आर्किटेक्ट, कॉन्ट्रैक्टी का जो आर्किटेक्ट है, कॉन्ट्रैक्टी का जो इंजीनियर है, उसने जिस वर्क को अप्रूव कर दिया है उसे कहते हैं वर्क सर्टिफाइड। और वो काम जो हो तो गया है बट इट इज नॉट अप्रूव्ड बाय कॉन्ट्रैक्टी इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टी का जो इंजीनियर है उसने अभी जिस काम को अप्रूव नहीं किया है उसे कहते हैं अनसर्टिफाइड वर्क, वर्क अनसर्टिफाइड। तो वो काम जो कंप्लीट, सवाल क्या है? वो काम जो कंप्लीट तो हो गया है लेकिन अभी वो सर्टिफाई नहीं हुआ है, तो ऐसे काम को हम वैल्यू करते हैं, ऐसे वर्क को वैल्यू करते हैं एट कॉस्ट। और इसको कहाँ शो किया जाता है? WIP अकाउंट में, यानी वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में शो किया जाता है। ये हमने पढ़ा था वहां पे। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ये सब नहीं होंगे। ठीक है, कंप्लीटेड वर्क में इसे शो किया ही नहीं जाएगा क्योंकि वर्क कंप्लीट हुआ है लेकिन सर्टिफाई नहीं हुआ है। सर्टिफाई हो जाएगा तभी माना जाता है कि वर्क इज कंप्लीटेड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 10 क्या है? इफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑल द रिसोर्सेज इट नीड फॉर प्रोडक्शन, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास सारे रिसोर्सेज हैं जो प्रोडक्शन के लिए जरूरी हैं, देन द प्रिंसिपल बजट फैक्टर इज मोस्ट लाइकली टू बी, तब प्रिंसिपल बजट फैक्टर क्या होगा? अगर ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास सारे रिसोर्सेज हैं तो प्रिंसिपल बजट फैक्टर क्या होगा? ये नॉन एग्जिस्टिंग है, सेल्स डिमांड है, रॉ मटेरियल है, या लेबर सप्लाई है? सबसे इंपॉर्टेंट, बजट बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इन चारों में से कौन सा होगा? ठीक है, आपको ये बताना है। वैसे ये जो क्वेश्चन है ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का है, बजट जो टॉपिक था उसका ही है क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रिंसिपल बजट, सबसे इंपॉर्टेंट बजट का फैक्टर क्या है वो बताना है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है बजट के लिए वो है सेल्स डिमांड। कितनी डिमांड है मार्केट में, प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, कितना सेल होगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द प्लानिंग पर्पस। बजट बनाने के लिए, प्लानिंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में डिमांड कितनी है, प्रोडक्ट की सेल कितने की हो सकती है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि जितनी सेल, जितनी डिमांड होगी उसी के बेसिस पे कंपनी करेगी प्रोडक्शन। ठीक है, और जितना प्रोडक्शन कंपनी करेगी उसी के अकॉर्डिंग कंपनी को रॉ मटेरियल खरीदने होंगे, उसी के बेसिस पे कंपनी लेबर हायर करेगी। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? सेल्स डिमांड। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉस्ट यूनिट ऑफ अ हॉस्पिटल इंडस्ट्री इज, हॉस्पिटल इंडस्ट्री का कॉस्ट यूनिट क्या होता है? टन होता है, स्टूडेंट पर ईयर होता है, किलोवाट आवर होता है, या पेशेंट डे होता है? तो सबसे पहली बात है यहाँ पे, बाकी ये जो तीनों हैं ये कोई भी हॉस्पिटल से रिलेटेड है ही नहीं, यही हॉस्पिटल से रिलेटेड है तो शायद यही आंसर होगा। बट मैं चाहती हूँ ये जो वर्ड यूज हुआ है कॉस्ट यूनिट, आपको ये पता हो। ठीक है, तो पहले मैं कॉस्ट यूनिट के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ, फिर आप अपने आप बता देंगे कि कौन सा आंसर है। वैसे यहाँ पे आंसर आपको दिख रहा है पेशेंट डे होगा, क्योंकि यही हॉस्पिटल से रिलेटेड है, बाकी तीनों तो रिलेटेड ही नहीं है। ठीक है, कॉस्ट यूनिट, ये मैंने आपको डिटेल, ये जो कॉस्ट यूनिट है ये डिटेल में आपको एक वीडियो में मैंने बताया है। एक बार फिर से मैं चाहती हूँ एक बार शॉर्ट में हम डिस्कस कर लें। कॉस्ट यूनिट मतलब होता है इकाई, यूनिट मतलब क्या होता है? इकाई, यानी कॉस्ट को डिटरमाइन करने की इकाई। ठीक है, कॉस्ट किस यूनिट में मेजर किया जाता है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कॉस्ट यूनिट क्या है? इट इज अ यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, सर्विस या टाइम, ठीक है, इन रिलेशन टू विच कॉस्ट मे बी असर्टेन। कॉस्ट जो असर्टेन की जाती है वो किस यूनिट में मेजर की जा रही है, ठीक है, उसको कहा जाता है कॉस्ट यूनिट। अब ये कॉस्ट यूनिट दो टाइप की होती है, बताया था, सिंपल यूनिट और कंपोजिट यूनिट। सिंपल यूनिट यानी अगर हम कॉस्ट निकाल रहे हैं पर किलोमीटर कॉस्ट, पर मीटर, पर पीस कॉस्ट निकाल रहे हैं, ठीक है, पर घंटे की कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो इसको कहेंगे सिंपल यूनिट। ठीक है, लेकिन कंपोजिट यूनिट मतलब जब हम दो सिंपल यूनिट को कंबाइन कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं कंपोजिट यूनिट। यानी अगर हम पर पैसेंजर किलोमीटर,
ठीक है, यानी एक पैसेंजर के 1 किलोमीटर ट्रेवल करने का क्या खर्चा है। पर टन किलोमीटर, यानी 1 टन सामान को 1 किलोमीटर ट्रांसपोर्ट करने का क्या खर्चा है। पर पेशेंट डे, वो जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया गया है, पर पेशेंट डे यानी एक पेशेंट के एक दिन का क्या खर्चा है। तो इस टाइप के जो कंपोजिट यूनिट होते हैं ना, दो सिंपल यूनिट को मिला के कंपोजिट यूनिट बनते हैं, तो ये भी कॉस्ट यूनिट होता है। तो यहाँ पे क्या है, पर पेशेंट डे यानी एक पेशेंट के एक दिन का खर्चा। ठीक है, तो दिस इज अ कंपोजिट कॉस्ट यूनिट, ये कंपोजिट कॉस्ट यूनिट है। ठीक है, तो दिस इज द आंसर, ऑप्शन डी इज द आंसर। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक बात और मैं कहना चाहती हूँ, मैं थोड़ा सा डिटेल में सॉल्यूशन बताती हूँ, तो इसलिए ये मत सोचिएगा कि मैम बहुत डेप्थ में चली जाती हैं, टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, बट मेरा पर्पस केवल ये है, मैं ये चाहती हूँ कि इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपका ये जो टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर दूं। ठीक है, तो बस इसीलिए मैं थोड़ा सा डेप्थ में चली जाती हूँ। और अगर आप ये टॉपिक पहले से पढ़ चुके हैं, जैसे अगर आपका कॉस्ट यूनिट का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो भी कोई बात नहीं, आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको डेप्थ में बताती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर एज अ नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल। इसमें कौन सा नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल है। ठीक, तो चलिए मैं आपको मटेरियल लॉस के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। इसमें ऑप्शन क्या क्या है, पिल्फरेज, लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट, लॉस ड्यू टू केयरलेस हैंडलिंग ऑफ मटेरियल, नन ऑफ दीज। तो मैं आपको पहले थोड़ा सा मटेरियल लॉस के बारे में बताती हूँ, फिर आप आंसर खुद ही कर लेंगे। हमने पढ़ा था मटेरियल लॉस। मटेरियल लॉस क्या होता है कि जितना भी इनपुट डालते हैं किसी प्रोसेस में, क्या आउटपुट उतना ही निकल के आता है। नहीं, आउटपुट क्या हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि थोड़ा मटेरियल लॉस हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज मटेरियल लॉस। इनपुट और आउटपुट के बीच में जो डिफरेंस है, दैट इज मटेरियल लॉस। अब ये जो मटेरियल लॉस है, मैंने आपको बताया था कि 4 टाइप का होता है। ये जो मटेरियल लॉस होता है, ये 4 टाइप का होता है। पहला क्या है, वेस्ट। दूसरा क्या है, स्क्रैप। तीसरा क्या है, स्पॉइलेज। चौथा क्या है, डिफेक्टिव। ठीक है, वेस्ट, स्क्रैप, स्पॉइलेज, डिफेक्टिव। तो ये 4 तरीके के मटेरियल लॉसेस होते हैं। ठीक है, और ये अगर लिमिट में रहे तो ये नॉर्मल मटेरियल लॉस है। ठीक है, अगर ये लिमिट में रहे तो ये नॉर्मल मटेरियल लॉस है। तो आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है कि आपको बताना है नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल, यानी नॉर्मल मटेरियल लॉस आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, पिल्फरेज, यानी चोरी हो जाए, कुछ मटेरियल चोरी हो जाए, तो क्या ये नॉर्मल है। नो, इट इज नॉट नॉर्मल। अगर कुछ लॉस हो एक्सीडेंट से, तो इट इज ऑल्सो नॉट नॉर्मल। एक्सीडेंट से अगर मटेरियल लॉस हो रहा है तो ये नॉर्मल नहीं है। अगर केयरलेस हैंडलिंग से मटेरियल लॉस हो रहा है तो ये भी नॉर्मल नहीं है। ठीक है, नॉर्मल क्या है, नॉर्मल ये 4 हैं, और ये भी अगर लिमिट में रहे तभी ये नॉर्मल है। ठीक है, तो ऑप्शन आंसर क्या होगा, आंसर इज ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइडल टाइम इज, आइडल टाइम क्या होता है, time spent by worker in factory, time spent by worker in office, time spent by worker off their work, time spent by worker on their job। तो आइडल टाइम मैं बता चुकी हूँ, फालतू टाइम, बेकार टाइम, जिस समय वर्कर काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आंसर आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन सी, टाइम स्पेंड बाय वर्कर ऑफ देयर जॉब। वो टाइम जब वर्कर काम नहीं कर रहा है, ऑफ है, अपने जॉब से ऑफ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेयर हाउस एक्सपेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। वेयर हाउस एक्सपेंस किसका एग्जाम्पल है, प्रोडक्शन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, और नन ऑफ दीज। ठीक, तो ये वेयर हाउस क्या होता है, वैसे आपको पता होगा। वेयर हाउस क्या होता है, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड गुड, फिनिश गुड, रॉ मटेरियल रखा जाता है, स्टोर किया जाता है, जब तक उसको मार्केट में, शॉप्स में डिस्ट्रीब्यूट ना कर दिया जाए। ठीक है, प्रोडक्ट को सोल्ड करने से पहले जहां पे प्रोडक्ट को स्टोर करके रखा जाता है ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में, दैट इज कॉल्ड वेयर हाउस। या दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने से पहले जहां पे प्रोडक्ट को रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड वेयर हाउस। तो ये जो वेयर हाउस होते हैं ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट होते हैं। वेयर हाउस का खर्चा ना डिस्ट्रीब्यूशन का इनडायरेक्ट खर्चा है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट। जब हम कॉस्ट शीट बनाते हैं, कॉस्ट शीट पे मैंने 2 वीडियोस में टॉपिक पूरा कवर किया है। एक वीडियो में मैंने थ्योरी पार्ट कवर किया है, अगले वीडियो में न्यूमेरिकल कवर किए हैं कॉस्ट शीट के। तो वहां पे मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है, तो एक बार आप वो भी रेफर कर सकते हैं अगर आपको डिटेल में कॉस्ट शीट पढ़ना है तो। क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा आइटम है जिसे हम कॉस्ट शीट में नहीं शो करते हैं, नहीं इंक्लूड करते हैं। ऑप्शन क्या क्या है, कैरेज इनवर्ड, परचेज रिटर्न, सेल्स कमीशन, इंटरेस्ट पेड। तो ये 4 ऑप्शन है। आपको बताना है कि ये जो कॉस्ट शीट है,
इसमें हम कौन से इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा हम नहीं इंक्लूड करते हैं। ठीक, तो मैंने जब आपको रिकंसिलेशन पढ़ाया था, ठीक है, कॉस्ट शीट में तो मैंने बताया ही है, बट जब मैंने आपको रिकंसिलेशन पढ़ाया था, रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि 3 टाइप के आइटम हैं जिसे कॉस्ट अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड करते हैं। बताया था ना, कॉस्ट अकाउंट मतलब कॉस्ट शीट, कॉस्ट अकाउंट वैसे कॉस्ट शीट नहीं होती है, बट कॉस्ट अकाउंट मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग में उसे हम इंक्लूड नहीं करते हैं। तो कॉस्ट शीट इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। तो मैंने वहां पे बताया था 3 टाइप के जो खर्चे हैं या 3 टाइप के आइटम हैं जिन्हें नहीं इंक्लूड किया जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग में। कौन कौन से थे? पहला मैंने बताया था एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब अगर डिविडेंड पे किया गया है, प्रॉफिट पे टैक्स पे किया गया है या डोनेशन दिया गया है, ठीक है, तो दिस इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसको हम कॉस्ट अकाउंटिंग या कॉस्ट शीट में नहीं शो करते हैं। दूसरा मैंने बताया था प्योरली फाइनेंशियल चार्जेस, जैसे इंटरेस्ट पे किया गया है, अगर लोन पे डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे किया गया है, ठीक है, अगर किसी इन्वेस्टमेंट को सेल किया गया उसमें लॉस हुआ है, ठीक है, तो इस टाइप की चीजें भी कॉस्ट अकाउंटिंग में या कॉस्ट शीट में नहीं रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से आपको आंसर मिल गया है। जो कैरेज इनवर्ड है उसे रिकॉर्ड किया जाता है, परचेज रिटर्न, सेल्स कमीशन, इन सबको तो किया ही जाता है, कॉस्ट शीट में हम रिकॉर्ड करते थे ना। लेकिन इंटरेस्ट पेड क्या है? इट इज प्योरली फाइनेंशियल नेचर, ये प्योरली फाइनेंशियल चार्ज है, फाइनेंशियल नेचर का है, तो इसे हम कॉस्ट अकाउंटिंग में या कह लीजिए कॉस्ट शीट में रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कॉन्टिन्यूअस स्टॉक टेकिंग इज अ पार्ट ऑफ, ये जो कॉन्टिन्यूअस स्टॉक टेकिंग है ये किसका पार्ट है? एबीसी एनालिसिस का, एनुअल स्टॉक टेकिंग का, परपेचुअल इन्वेंट्री का, नन ऑफ दीज, ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो मैंने एक वीडियो में मटेरियल कंट्रोल पढ़ाया है डिटेल में, तो मटेरियल कंट्रोल में मैंने बताया था इन्वेंट्री सिस्टम, क्योंकि ये उसी से रिलेटेड है, ठीक है। मटेरियल कंट्रोल जब मैंने पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बताया था इन्वेंट्री सिस्टम, मेरी पेन थोड़ा डिस्टर्ब कर रही है, हाँ मैंने बताया था इन्वेंट्री सिस्टम, याद आ रहा है? इन्वेंट्री सिस्टम मतलब क्या होता है? वो सिस्टम जिस सिस्टम की हेल्प से कोई भी कंपनी या कोई भी फर्म अपने यहाँ जितनी भी इन्वेंट्री इन हैंड, जितनी भी उनके पास इन्वेंट्री है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करती है कि कितनी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, क्या वैल्यू ऑफ मटेरियल है उसके पास, तो उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करने का जो भी सिस्टम यूज करते हैं ना उसी को कहते हैं इन्वेंट्री सिस्टम। ठीक, तो मैंने आपको बताया था 2 इन्वेंट्री सिस्टम होते हैं। पहला क्या था? पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, दूसरा क्या था? परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पे, ठीक है। पहला क्या है? पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, दूसरा परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में मैंने बताया था यहाँ पे क्या होता है, ये जो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है इसमें क्या होता है, जो क्वांटिटी और जो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री है इसको जब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तब फिजिकल वेरिफिकेशन करके क्वांटिटी और वैल्यू फाइंड आउट की जाती है। फिजिकल वेरिफिकेशन यानी काउंट करके कि स्टोर में कितनी इन्वेंट्री है, उसकी वैल्यू क्या है, ये फिजिकली काउंट करके, और वो भी जब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तब पता किया जाता है। तो ये होता है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, क्योंकि एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद हम इन्वेंट्री को वैल्यू करते हैं, तो ये पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। अगला क्या है? परपेचुअल, जो यहाँ पे एक ऑप्शन में है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। परपेचुअल का मतलब क्या होता है? परपेचुअल का मतलब होता है लगातार, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम ये जो है यही आजकल यूज होता है। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में स्टोर लेजर बनाया जाता है, ठीक है, स्टोर लेजर बनाया जाता है और उसमें रिकॉर्ड किया जाता है जब भी कोई इन्वेंट्री स्टोर में रिसीव हो या जब भी कोई इन्वेंट्री स्टोर से इशू की जाए, ठीक है, ये स्टोर है, स्टोर में इन्वेंट्री आए चाहे इन्वेंट्री जाए तब स्टोर लेजर में रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। तो इससे क्या है कि आपको जब भी स्टोर में पता करना है कि कितना स्टॉक है आपको तभी मतलब पता चल जाएगा। जबकि पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में क्या होता है, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद ही आपको स्टोर में कितना क्वांटिटी, कितनी वैल्यू के स्टॉक है पता चलेगा। लेकिन परपेचुअल में क्या होता है, हर समय पूरा डेटा मेंटेन रहता है। ठीक, तो ये जो कॉन्टिन्यूअस स्टॉक टेकिंग है ना, दिस इज पार्ट ऑफ, ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस स्टॉक टेकिंग में क्या होता है कि एक इंडिपेंडेंट इंटरनल ऑडिट स्टाफ होता है
जो कंपेयर करता है फिजिकल क्वांटिटी, यानी कितने क्वांटिटी है, कितने वैल्यू के इन्वेंट्री है, इसको कंपेयर करता है किससे, स्टॉक लेजर से। जो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में जो स्टॉक लेजर मेंटेन किया जाता है, उससे फिजिकल क्वांटिटी कितनी है उसको कंपेयर करके वेरीफाई करता है कॉन्टिन्यूअस स्टॉक टेकिंग में। ठीक है, तो समझ में आ गया, कॉन्टिन्यूअस स्टॉक टेकिंग इज अ पार्ट ऑफ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। ठीक, एबीसी तो होगा ही नहीं। एबीसी क्या है आपको याद है ना, जिसमें हम इन्वेंट्री को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी इन्वेंट्री। तो वो एबीसी एनालिसिस होता है, और एनुअल स्टॉक टेकिंग भी नहीं होगा। ठीक, तो ऑप्शन इज ऑप्शन सी, आंसर इज ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 23। कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम अराइजिंग ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल इज। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये जो कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम है, ये जो अराइज करता है बिकॉज ऑफ द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है, तो उसकी वजह से जो आइडल टाइम आए, ठीक है, रॉ मटेरियल जो नहीं है, अब उसकी वजह से आइडल टाइम आएगा, वर्कर खाली रहेंगे, वर्कर के पास कोई काम नहीं रहेगा, तो जो उसकी कॉस्ट इनकर होती है, तो उसको कैसे चार्ज किया जाता है। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया। देखिए अभी तक हमने पढ़ लिया है कि आइडल टाइम क्या होता है, लेकिन ये जो आइडल टाइम की कॉस्ट है, यानी वो समय जिस समय वर्कर काम नहीं कर रहा है, उसकी जो कॉस्ट है उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, सवाल इस पे है कि आइडल टाइम की जो कॉस्ट है इसको कैसे चार्ज किया जाएगा। तो आइडल टाइम बहुत रीजंस के कारण अराइज करता है। ठीक है, तो अगर रीजन ये है कि रॉ मटेरियल अवेलेबल ही नहीं है, उसके कारण अगर आइडल टाइम आता है, तो उसको कैसे चार्ज किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है, इसको चार्ज किया जाता है टू कॉस्टिंग पीएल अकाउंट, इसको चार्ज किया जाता है फैक्ट्री ओवरहेड पे, इसको चार्ज किया, इट इज रिकवर्ड बाय इन्फ्लेटिंग द वेज रेट, या इसको इग्नोर कर दिया जाता है। तो ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं अच्छा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जो आइडल टाइम की जो कॉस्ट है, इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, इसके 3 केसेस होते हैं। ठीक है, इसके 3 केसेस होते हैं, और ये जो 3 ऑप्शन ऊपर के दिए हैं ना, वही 3 केसेस होते हैं। तो इसलिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको घुमा के भी पूछा जा सकता है। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ डिटेल में, आप इसका आंसर खुद ही कर लेंगे फिर। तो जो आइडल टाइम कॉस्ट है, यहाँ पे 3 केसेस बनते हैं। पहला केस क्या बनता है, मैं केवल इनिशियल लिख रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। पहला केस क्या बनता है, नॉर्मल एंड कंट्रोलेबल आइडल टाइम। पहला क्या है, नॉर्मल एंड कंट्रोलेबल आइडल टाइम, यानी वो आइडल टाइम जो नॉर्मल हो और कंट्रोलेबल हो। जैसे सपोज करिए कोई माइनर थोड़ा सा मशीन ब्रेकडाउन हो जाए, या थोड़े टाइम के लिए पावर फेलियर हो जाए, या रॉ मटेरियल का वेट करना पड़ रहा है कि वो स्टोर से आ रहा है, तो ये क्या है, नॉर्मल आइडल टाइम है, और ये कंट्रोलेबल है। तो इस टाइप के आइडल टाइम को क्या किया जाता है, इस टाइप के आइडल टाइम को चार्ज किया जाता है फैक्ट्री ओवरहेड पे। ठीक, दूसरा जो टाइप का आइडल टाइम होता है वो होता है नॉर्मल आइडल टाइम, लेकिन इट इज अनकंट्रोलेबल। ये नॉर्मल आइडल टाइम होता है, लेकिन इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ठीक है, अनकंट्रोलेबल। तो इस टाइप के जो, जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे अगर जो मशीन है उसको सेटिंग में जो समय लगता है, टूल की सेटिंग में जो समय लगता है, वर्कर जो टी ब्रेक लेते हैं, लंच ब्रेक लेते हैं, तो ये क्या है, नॉर्मल है एंड अनकंट्रोलेबल, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इस टाइप के आइडल टाइम को की जो कॉस्ट है, वो कैसे चार्ज की जाती है, वो जॉब पे चार्ज की जाती है बाय इन्फ्लेटिंग द वेज रेट, जो ऑप्शन सी आपको दिया गया है। ठीक है, वेज रेट को इन्फ्लेट करके इसको रिकवर किया जाता है। ठीक है, तो ये वेज रेट को इन्फ्लेट करके इस आइडल टाइम को एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, अब तीसरा केस क्या है, एबनॉर्मल। अगर आइडल टाइम एबनॉर्मल हो और अनकंट्रोलेबल हो, जैसे अगर सपोज करिए फ्लड आ जाए, स्ट्राइक हो जाए, या कोई मेजर मशीन ब्रेकडाउन हो जाए, या रॉ मटेरियल अवेलेबल ही नहीं है, रॉ मटेरियल है ही नहीं, अब प्रोडक्शन कैसे करोगे, तो ये क्या है, एबनॉर्मल और अनकंट्रोलेबल, इसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का जो आइडल टाइम होता है, इस टाइप के आइडल टाइम की जो कॉस्ट होती है, इसको चार्ज किया जाता है टू कॉस्टिंग पीएल अकाउंट। ठीक, ये बात समझ में आई। तो ये 3 केसेस होते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, तो आइडल टाइम की कॉस्ट जो होती है उसके 3 केसेस होते हैं। पहला क्या है, नॉर्मल एंड कंट्रोलेबल, दूसरा क्या है, नॉर्मल एंड अनकंट्रोलेबल, तीसरा क्या है,
तीसरा एबनॉर्मल, ए से मतलब क्या है, एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोलेबल। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है, केस 3 से रिलेटेड है कि यहाँ पे तो एबनॉर्मल और अनकंट्रोलेबल आइडल टाइम की कॉस्ट है, तो उसको चार्ज करेंगे कॉस्टिंग एंड पीएल अकाउंट पे। ठीक, समझ में आया? तो चलिए, ये था लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने जो कुछ भी पढ़ाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है? तो फिर चलिए, मैं लेक्चर आज का यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।